सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जो ये लेगेसी है वो सेम रहती है. एंड इन द इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज. या कभी कभी ऐसे हो जाए सोल्जर्स को बोल दो कि अपने अपने खत लिखने आप शुरू कर दें. अभी सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, मीडिया एंड इंस्टाग्राम एंड लोगों की अपनी ओपिनियन, ये सब कंबाइंड होकर एक खिचड़ी बन चुकी है. वेयर डू वी कम फ्रॉम, व्हाट इज आवर हिस्टोरिकल पास्ट एंड हाउ आर वी डीलिंग विथ सर्टन क्राइसिस एंड सिचुएशन इन द प्रेजेंट टाइम्स. तो क्या हम ब्रिटिश राज में पीस में नहीं थे? पीस इज नॉट वीकनेस. स्ट्रेंथ डजंट मीन कि आप बाहुबली हो गए हो. Hi everyone, I'm Labhanshi and I am an educational psychologist. I believe that education starts beyond the curriculum and it's a constructive act towards empowerment. Today we step beyond headlines and hashtags to understand what lies beneath the rising tensions between India and Pakistan through the lens of someone who has studied the battlefield, not just as history but as lived reality. We welcome Ms. Vishali Thakur Garg, who is a battlefield archaeologist and a military research scholar. She is also a human rights expert, a TEDx and a podcast speaker, a wildlife photographer and a mother of one who's penned down a book called Motherhood Unplugged. We welcome you, Vishali ma'am. How are you feeling today? Thank you so much. Firstly, I would like to extend a warm thank you for conducting this wonderful talk on this subject. And I really like when young generation come up with such ideas and they take that legacy forward. Thank you so much for having me here with you. It's a pleasure. Pleasure is all mine. So I want to know कि एक battlefield archaeologist और एक military researcher के रूप में आप पहलगाम इंसिडेंट को, इंडिया और पाकिस्तान की जो राइजिंग टेंशन्स है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप उस चीज़ को कैसे देखते हो और आप बाकी लोगों को कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे कि एग्जैक्टली व्हाट द इंसिडेंट वाज और वो कैसे आया? एक्चुअली अगर आप कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट इज़ नॉट जस्ट कि ओवरनाइट कुछ हो गया, इट इज़ बिट बाय बिट, थोड़ा करके वो जो टेंशन्स होती हैं उससे एक छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी बन जाती है ना. तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच के जो ये टेंशन्स हैं, दे आर नॉट न्यू टू एनीवन. नॉट आई मीन द एंटायर वर्ल्ड नोज कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनकी कितनी पुरानी राइवलरी रही है, कैसे ये टू नेशन थ्योरी फॉर्म हुई है ना. और ये जो दोनों देश हैं, आई मीन दे आर सिटिंग ऑन दैट फेंस, कि अभी कुछ हुआ. एंड उसी चक्कर में हम ये देख पाते हैं कि जो ये अटैक हुआ है पहलगाम पे, इससे पहले भी हुआ है, उड़ी अटैक हुआ है, फिर पुलवामा अटैक हुआ है ना. अगर आप उससे भी पीछे जाते हैं तो 26/11 मुंबई अटैक, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है. तो अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें तो कभी डेकेड के बाद, कभी 7-8 साल के बाद, कभी 4-5 साल के बाद कुछ ना कुछ ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि पाकिस्तान की साइड से पहल होती है. क्योंकि अगर आप देखें कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि ना टेररिज्म को सपोर्ट करती है, ना टेररिज्म को ब्रीड करती है. हम कभी भी स्टार्ट नहीं करते हैं कुछ भी. अगर आप इस अटैक को देखें या पिछली जितनी भी हिस्ट्री उठाकर देखें, हमने रिटेलिएट, चाहे ब्रॉडर सेंस में हो, चाहे नैरोअर वे में हो, चाहे वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन बेस्ड हो, हमने रिटेलिएट कब किया है? जब हमारे ऊपर हमला हुआ है. तो इसका ब्रॉडर सेंस ये सबको समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम इंसानों को भी सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, है ना, और उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं. इट डजंट मीन कि अगर आप कराटे सीख रहे हो तो आप आते जाते हर किसी को एक आधा मुक्का मार दोगे, राइट. लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप रेडी हो. हमने इतनी बड़ी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपनी बनाई हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. किस लिए? कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो आगे आए. तो कई बार क्या होता है कि छोटे मोटे स्कर्मिशेस होते हैं, वो तो हम अपने लेवल पे हैंडल कर लेते हैं.
अभी इस टाइम पर जो ये सिचुएशन हुई है ये इतनी ग्रिम हो चुकी है क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है वी कैन ट्रेस लॉन्ग बैक, जब टू नेशन थ्योरी का ओरिजिन हुआ, और वो भी इंडिया ने नहीं किया. यू अंडरस्टैंड, इंडिया डिडंट आस्क फॉर दैट डिविजन कि हम डिवाइड करेंगे टू नेशंस को, है ना, कि एक नेशन से दो नेशन बना देंगे. तो आप देखेंगे कि वो भी मतलब किसी और साइड से ही उसका आगाज़ हुआ है, और जो ये पिछले जितने भी हमले हुए हैं, एंड इसीलिए मुझे ये लगता है कि एज एन इंडियन, अ प्राउड इंडियन, आई एम रियली ग्लैड कि हम कभी शुरुआत नहीं करते. जो हम अपने प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि हम अमन शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सिर्फ अपनी कंट्री में ही नहीं पूरे विश्व में, और हम उसको प्रैक्टिस भी करते हैं. बिकॉज it's a land of Ashoka the Great. It's a land in which you will see many beliefs that they are flourishing with peace, with ease, and with prosperity. That is actually an amazing perspective, and which also brings me to this very question कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स रही हैं स्टार्टिंग से ही, जब से इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, तो उसने कैसे हमारी करंट सिचुएशन को शेप किया है. जैसे आपने मेंशन किया कि उरी अटैक्स, पुलवामा अटैक्स, देन देयर वाज पार्लियामेंट अटैक, और मुंबई में भी जो 26/11 वाला अटैक हुआ था. तो ये सारे इंस्टेंसेस कैसे हमारे करंट रिलेशंस को पाकिस्तान के साथ शेप करते आए हैं. सो इफ़ यू कुड जस्ट शेड अ लिटिल लाइट ऑन दैट. Actually, if we talk about this thing, history of India and Pakistan, so right from the beginning, as you had seen that history में भी हम पढ़ते हैं कि जैसे ही दो देश डिवाइड हो जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया बन जाते हैं दो, तो उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली 1947-48 की वॉर स्टार्ट हो जाती है. और वो वॉर भी कौन इनिशिएट करता है, पाकिस्तान की साइड से होता है, क्योंकि वो जो कबाइलीज हैं, टेररिस्ट्स हैं, मतलब उनका क्या होता है कि एक तरीके से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है कश्मीर के अंदर. एंड उसके बाद से क्या होता है कि ये सिलसिला वहाँ पे शुरू होता है. 47-48 वॉर वॉज द जेनेसिस of this problem, that they'll attack us and then we'll retaliate in self defense. So you can see कि जो हिस्ट्री है वो 47-48 वॉर से स्टार्ट होती है एक्चुअल, कि जिसमें कि वो लोग हमला करते हैं और फिर एक फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर हो जाती है. एंड एक्चुअली ये समझने की बात होती है कि अभी अभी सिर्फ देश आज़ाद हुए हैं, वो भी आज़ाद ही हुए हैं, हम भी आज़ाद हुए हैं ब्रिटिश से. तो उसके बाद क्या हो रहा है कि आप एकदम वॉर आपने कर दिया, आपने अपना भी नुकसान किया, हमारा भी किया, लेकिन यस, वॉर कम्स एट अ कॉस्ट. कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, यू विल हैव टू डिफेंड योर कंट्री, यू विल हैव टू डिफेंड योर नेशन. रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट. तो उससे क्या होता है कि आप अपनी आवाम को, अपने लोगों को उस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हो. और जब आप इनको मास्टर ऑफ कुरान भी कहते हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से जो आयतें हैं कुरान के बारे में, मतलब ही इज़ वेरी रिलीजियस माइंडेड एंड वेरी एक्सट्रीमिस्ट. तो उससे क्या होता है कि आप अपने पूरे देश को, अपनी आवाम को
आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। और इसी के ही इंटरलिंक्ड ये भी बात है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उनको ये 18 अप्रैल 2025 में बातचीत करते हैं, और उसमें वो ये कहते हैं कि मुस्लिम्स आर मेंट टू को एग्जिस्ट विथ मुस्लिम्स, नॉट हिंदूज और एनी अदर रिलीजन। क्योंकि वो कहते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान का आप नाम भी देखें, पाक मीन्स सेक्रेड, स्तान मीन्स अ प्लेस टू लिव, सो उनको ऐसे लगता है कि वी कैन ओनली को एग्जिस्ट विथ मुस्लिम्स। एंड द प्रॉब्लम इज दिस ओनली कि जब आप अपने एक पर्सनल एम को नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा बना देते हो तो प्रॉब्लम होती है। अब पाकिस्तान के जो ये जन साहब हैं, इनके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि अभी जो ये सिचुएशन हो रही है, अब जो जैसे कि जो बॉर्डर्स पे हैं पाकिस्तान के, जैसे बलूचिस्तान हो गया और तारीके तालिबान पाकिस्तान हो गया, टीटीपी हो गई, तो इनके साथ क्या है कि दे वांट ऑटोनॉमी, दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि वो लोग खुद अपना एक सेल्फ रूल चाहते हैं, एक अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। एंड अब जो ये आर्मी हैं, ये उनको इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस देते नहीं हैं, तो क्या होता है कि उस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जब थे तो प्रॉब्लम क्या थी? मुजीबुर रहमान क्यों उन्होंने एक अलग देश की मांग की? क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इसी से ही बना है ना जी। तो ये प्रॉब्लम वहाँ तक जाती है, इसकी रूट्स वहाँ तक है कि जो प्रॉब्लम्स पहले थी ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और फिर एक बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ 1971 वॉर में, तो अभी हम सेम उसी पर बैठे हैं कि अब जो इन्होंने हमला किया है, हमारी तरफ से रिटेलिएशन जा रही है, और इसके बाद क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल दिस, अब जो ये बलूच पीपल हैं उनको चाहिए, अब टीटीपी है उनको अपनी एक ऑटोनॉमी चाहिए। तो इस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जो अभी भी सिचुएशन है वो वहीं की वहीं पर ही खड़े हैं। उन्होंने प्रोग्रेस एज सच, मतलब उनकी अगर हम पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करें, दे आर एफिशिएंट, लेकिन आपका जब नेशनल इंटरेस्ट इज ग्लव्ड इन रिलीजन, देयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। और इन्हीं के ही साथ ऐसे होता है कि जो वर्ल्ड पावर में जैसे टर्की है, इनको ज़्यादा सपोर्ट करता है, जिनकी लाइक माइंडेड थॉट्स हैं, तो जो इनकी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो स्टार्टिंग से लेके 47 से लेके 2025 तक वो सेम है, एंड दिस इज व्हाई दे आर फेसिंग दिस ट्रबल। Right. Yeah. So basically, they are keeping their religious interests above their Above national national interest. And even their international policies or international relationships that they've made over the years with India, no matter how severe they were at point of times, but they are always keeping their religious interests above their national interests. Because I'll tell you, अगर आप मुझसे एक सवाल करें, मतलब मुझे लगता है कि ऑडियंस में बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं बोल रही हूँ कि उनका रिलीजन इज अबव नेशनल इंटरेस्ट। अब कोई ये पूछ सकता है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है कंट्री का? नेशनल इंटरेस्ट है कि हमने अपनी कंट्री को एक प्रोग्रेसिव नेशन बनाना है, हमने एजुकेशन में अच्छा करना है, हमने हेल्थ सेक्टर में अच्छा करना है, हमने यहाँ की औरतों का एम्पावरमेंट करना है ना। तो एक जो नेशनल इंटरेस्ट है, बीट एनी नेशन, उसका क्या होना चाहिए कि हमें अपने देश को कैसे पहले से और बेहतर बनाना है, हमें जीडीपी पे काम करना है, हमें स्पोर्ट्स में काम करना है, हमें लोगों को ये आश्वासन दिलाना है दैट वी आर विथ यू, यू लिव इन अ सेफ कंट्री, यू लिव इन अ सेफ नेशन। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मतलब आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का जो भी करंट सिनेरियो है वो उनके नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा उनके रिलीजन पे है। बट आज अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की मिलिट्री की बात करें, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की, तो आज इंडियन मिलिट्री फोर्स जो है वो पास्ट के मुकाबले कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड है इन टर्म्स ऑफ देयर साइकोलॉजिकल रेडीनेस, या फिर वो आज कहाँ स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फोर्सेस, एंड उनका क्या स्टेटस है अभी के टाइम पे एज कम्पेयर टू द पास्ट। अब अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करें
तो मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट जैसे कि एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, अब आप ये देखेंगे कि जितने भी हमले हैं पाकिस्तान की साइड से हमारे ऊपर हुए हैं, हम किसी को जाके ना परेशान कर रहे हैं, ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट है ऐसा करने का. वाई वी आर नॉट डूइंग दिस? क्योंकि वी बिलीव कि हम अपने आप को एम्पावर करें, अपने आप को एक वर्ल्ड फोरम में एक एक ऐसी कंट्री के रूप में देखें कि यस पीपल विल लुक एट अस और हमारी आइडियोलॉजीज से कुछ सीखें, हमारा भी एग्जाम्पल दिया जाए और लोग सोचें कि हाँ इस कंट्री ने इतनी प्रोग्रेस की है. तो जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जैसे कि क्या होता है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, अब तो हमारे पास चलो रिसोर्सेज भी हैं और हमारे पास वो एफिशिएंसी भी है, बिकॉज वी वर्कड हार्ड कि हमें किस किस चीज़ पे काम करना है. अगर हम एक न्यूक्लियर पावर देश बने हैं उसके लिए भी हमने बहुत पापड़ बेले हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब इतना कम बजट है उसमें आप न्यूक्लियर एक टेस्ट कर रहे हो और एक न्यूक्लियर देश बन रहे हो, जिसके लिए आपने काफ़ी देशों से आप एक किस्म का मतलब थोड़ा सा मनमुटाव भी मोल ले लेते हो कि हाँ कोई बात नहीं बट वी विल डू इट, है ना. एंड इसके बाद तो हमारे अंदर क्या है कि एक जज्बा है कि हाँ हमने कुछ करना है, हमें इससे इस लेवल पे पहुंचना है. सो सेम विद द आर्म्ड फोर्सेस, हमारी कितनी सारी जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ आके करते हैं, हम भी वहाँ पे जाते हैं. तो इन जॉइंट एक्सरसाइजेज से क्या हो रहा है कि हम अपने आप को सशक्त कर रहे हैं, हम अपने आप को एक लेवल अपग्रेड कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस हमारी, टेक्नोलॉजी आपकी, हमारे ये वाले अफसर जाएंगे, उनको चुना जाता है, वो लोग जाते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट लेते हैं. क्योंकि आप क्या करते हो, आप R&D कर रहे हो. You are not busy in breeding terrorism, you are not busy doing unshunned things, you are busy in making your country shine, right, despite all the odds and despite all the low budget की बजट कम है लेकिन जज्बा तो है ना. मार्स मिशन भी हुआ ना, न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ ना, न्यूक्लियर नेशन हम बने ना. सो मुझे लगता है कि जो हमने अपने आप को पिछली वॉर से मतलब संभाला है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 62 की वॉर में हमारा बहुत नुकसान हुआ है. 65 में भी इट वाज लाइक अ सिचुएशन विद पाकिस्तान, नो विक्टर नो वैंक्विश्ड. 47-48 वॉर में भी इतना कम हमारे पास एम्यूनिशन है, अभी मतलब ठीक से कुछ नहीं है हमारे पास, अभी हम सिर्फ आज़ाद हुए हैं, अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझ रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमने अच्छा किया. एंड देखिए 71 की वॉर में हमने एक मतलब जिसका एक ये था कि हमें इंडिपेंडेंस मिले, हमने बांग्लादेश जैसा एक कंट्री को बनने में इतना हेल्प किया, राइट. एंड कारगिल वॉर में भी एक्सेप्शनली रियली वेल. सो मुझे लगता है कि जो ये जर्नी रही है मतलब बहुत कमाल की रही है. मतलब कहाँ से हमने स्टार्ट किया और हम देखो आज कहाँ पर हैं कि आज हम बिना उसके एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हम एक अपने देश को डिफेंड कर सकते हैं इन द वर्ल्ड फोरम. Absolutely. I mean that plays a very important role. टेक्नोलॉजी का आई थिंक बहुत बड़ा योगदान है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इतना ज़्यादा बेहतर बनाने में. तो कहीं ना कहीं मतलब लोग ये भी कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द करंट लीडरशिप दैट वी हैव. तो क्या आपको लगता है कि जो आज की करंट लीडरशिप है और जो उनकी क्रॉस बॉर्डर स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं जो हमारी पास्ट लीडरशिप्स रही हैं? ओके, एक्चुअली क्या होता है कि एक कंट्री जो है जो इसके लीडर्स हैं, कुछ तो चीज़ें हम पिछली साथ लेकर चलते हैं, आइडियोलॉजीज़, लेगेसीज़, है ना, वो साथ लेकर चलते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस सिचुएशन में आप हो उसी में ही आप अडेप्ट करते हो. तो जो करंट गवर्नमेंट है, करंट लीडरशिप है, इसका आप ये कह सकते हो कि अब जैसे कि हम एक तरीके से काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजिकल
एंड अगर हम कहें कि वर्ल्ड का सपोर्ट भी हमें काफ़ी है, हमारे रिलेशंस विथ अदर नेशंस आर वेरी गुड, है ना, फ्रेंडली टर्म्स हैं, और हमने इन्वेस्टमेंट भी बहुत की है इसमें। तो मुझे ऐसे लगता है, और जो हमारी जो पास्ट लेगेसी है, यू नो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड न्यूट्रल रहने की, जो हम पास्ट से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, है ना, वो अभी हमारे जो करंट लीडर्स हैं वो आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हाँ, ये बेहतर है कि हम नॉन अलाइंड रहकर भी बाकी देशों के साथ एक कोऑपरेशन में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट और पास्ट, इसका जो तालमेल है वो ऐसे ही चलता है एक नेशन को बिल्ड करने के लिए। एंड यू नो, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जो ये लेगेसी है वो सेम रहती है, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त ओपोजिशन एंड करंट गवर्नमेंट, दे आर टुगेदर, राइट, है ना, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, डेफिनेटली, राइट। सो हिस्ट्री ऑलवेज बेनिफिट अस। एंड एक और बात, अगर हम हिस्ट्री में कुछ मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो हम बेहतर बनेंगे कैसे, राइट? तो फिर अगर हमें अपनी ही हिस्ट्री से कुछ सीखना है तभी तो हम आगे कुछ बेहतर करेंगे। जैसे कि अगर हिस्ट्री में कुछ गलत डिसीजन हुए हैं तो हम सोचेंगे कि देखो उस टाइम पर ऐसे हुआ था, अभी हमें ऐसे नहीं करना है, अभी हमें ऐसे सोचना है। अच्छा, उस वक्त रिसोर्सेज क्या थे, वो थे, इस वक्त क्या है, ये है, उस वक्त सिचुएशन क्या थी, वो थी, इस वक्त सिचुएशन क्या है, ये है। 71 वॉर के टाइम पर तो हाल ऐसा था कि वर्ल्ड से सपोर्ट लेना ही एक बहुत बड़ी मुशक्कत थी। और आज तो देखिए ना, मतलब अमेरिका कहता है कि यू नो, इंडिया एंड पाकिस्तान, यू नो, काफी गुड, हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप चाइना की भी बात करें तो वो टेररिज्म और इस अटैक को, ऑफ कोर्स वो कहता है कि इट्स वेरी रिग्रेटफुल, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो सिर्फ हम नहीं, हर एक देश प्रैक्टिस करता है। क्योंकि अगर आप कल को बोलें कि एक वॉर डिक्लेयर हो जाती है, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका विल नॉट कम फॉरवर्ड दैट वी आर गोइंग टू बी विद पाकिस्तान एंड विल बी देयर फ्रेंड्स, नो। एंड इन द इंटरनेशनल रिलेशंस there are no permanent friends and there are no permanent enemies, एब्सोल्युटली, राइट। सो फिर मुझे ऐसे लगता है कि जो वर्ल्ड फोरम है उसमें जो ये सारी सिचुएशन है उसमें हर कोई हर किसी की मदद करेगा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को चाइना हेल्प नहीं कर रही है? कर रही है ना। क्या उनको टर्की हेल्प नहीं कर रहा है? कर रहा है। हमें भी अमेरिका हेल्प कर रहा है, इजराइल हेल्प कर रहा है। तो ऐसे ही होता है कि वहाँ पे आपके कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और कंट्री के साथ कोई और कंट्री मिलकर एक कंट्री पे वॉर कर दे। एब्सोल्युटली। सो आपने वेट्रॉन फैमिलीज के साथ इतना काम किया है, सो आपके पर्सपेक्टिव से या आपके एक्सपीरियंस से व्हाट इज द कॉस्ट दैट द वेट्रॉन फैमिलीज हैव टू पे? इट कैन बी साइकोलॉजिकल, इट कैन बी मेंटल, इट कैन बी इमोशनल। सो व्हाट इज दैट जो उन्हें पे करना पड़ता है, या फिर what is that people would have to know कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो इनकी फैमिलीज गो थ्रू करती हैं? Actually, as I said, every war, every surgical strike, everything comes at a cost. अब जो ये वेटरन्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, या वेटरन्स जो खुद हैं, जो कि वॉर सर्वाइवर्स हैं, है ना, आप मान लें कोई इंजरी उन्हें हो गई है, या यू नो हैंडीकैप हो गए हैं, या कुछ भी नहीं हुआ है, साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्टेड हैं। अगर आप पिछली वॉर्स उठाएं तो एक पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता ही होता है। एवरी सोल्जर हु हैड बीन टू दोज आइसोलेटेड कंडीशंस इन विच देयर इज नो कॉन्टैक्ट विथ योर फैमिली एंड यू आर सिंपली नॉट अवेयर घर पे क्या हो रहा है, और घर वालों को नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। आप बस न्यूज़ देख रहे हो कि ये हो रहा है या वो हो रहा है, या कभी कभी ऐसे हो जाए सोल्जर्स को बोल दो कि अपने अपने खत लिखने आप शुरू कर दें, यू नो। तो मुझे ऐसे लगता है कि अरे बाप रे, मतलब यू नो अभी अभी बचे हैं, बस मरते मरते बचे उस वॉर में से। या कुछ लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं। तो मतलब यस, उसका जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो उसकी पत्नी, उसकी माँ के ऊपर जरूर पड़ता है। सो yes ma'am, as we discussed that there is a law that is happening in India, and with the armed forces that are
on the borders right now, posted, and who are facing all of this. For India, it's also coming at a cost for everybody, not just them, but as a nation, as civilians. It's coming at, you know, a psychological cost. We talk about the generations who've already been through wars, who've seen wars, the 1971 Indo-Pak war that happened, and also the war with China that happened, the Kargil war, everything was there. But the generations who are coming right now, or the generations who haven't seen any war so far, they are unaware of the patriotism that comes with the war, and also the critical thinking that is put behind it. तो ऐसी जनरेशन्स के लिए जिन्होंने कोई वॉर देखी ही नहीं है, उनके लिए पेट्रियाटिज्म और एक क्रिटिकल थिंकिंग, हम उनको ऐसा क्या मैसेज दें कि उनको इन चीज़ों का मतलब समझ आए. What do we do to make them understand the meaning of patriotism and critical thinking ऐसे सिनेरियोज में? Actually, patriotism is a very personal emotion. Absolutely. For every person, every soldier, every family, it varies in degrees and the way they think about it. For example, if we'll say बहुत सारी wars and बहुत सारे किस्से जो भी हुए हैं इस देश में, I had seen through my parents' eyes. And जब आप मिलिट्री रिसर्च में आते हो, वॉर म्यूजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, वेटरन से मिलते हो, आपके मेंटर आपसे बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो. फिर आप उन बैटल साइड्स पर जाते हो एंड देन यू सी. अभी सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, मीडिया एंड इंस्टाग्राम एंड लोगों की अपनी ओपिनियन, ये सब कंबाइंड होकर एक खिचड़ी बन चुकी है. क्योंकि मीडिया अपनी बातें करता है. अब एवरी 3rd 4th रील आप उठाकर देखो, लोग बस इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं. मतलब उसमें अब हर कोई हिस्ट्री का हर पहलू अपने अकॉर्डिंग सुनाता है ना, एक बायस तरीके से. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि एक ऐसी मतलब हिस्ट्री को इस तरीके से चलाते हैं कि सेंस बनाए, मतलब ऐसा ना लगे कि आप आउट ऑफ द बॉक्स क्या बोले जा रहे हो. तो अभी लोगों को पहले तो ये विचार करने की ज़रूरत है कि हमें कितना स्क्रूटनाइज करना है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में पाइल अप हो रही है. यू डोंट नो कि आपकी खुद की ओपिनियन क्या है. आप दूसरों की ओपिनियन से अपनी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपकी खुद की ओपिनियन क्या है, आप खुद कहाँ स्टैंड करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो इसीलिए देयर आर मैनी डॉक्यूमेंट्रीज, मैनी बुक्स, रिसर्च पेपर्स. अगर आपको अपनी नॉलेज में, अपने देश में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे लगता है कि हर किसी को एक फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए. वेयर डू वी कम फ्रॉम, वॉट इज़ आवर हिस्टोरिकल पास्ट, एंड हाउ आर वी डीलिंग विथ certain crisis and situation in the present times, and what is the foreign policy of India. Absolutely. Because once you understand the foreign policy of India, you will understand कि हमारे देश का दिमाग क्या है और हम किस हिसाब से सोचते हैं. Absolutely. So ma'am, like you rightfully mentioned, कि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव की बहुत ज़रूरत है लोगों को. बहुत ही ऐसी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं. तो आई थिंक रिसर्चिंग वेल एंड एक्चुअली स्टडिंग द हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि हम समझें कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे हुई हैं और क्यों हो रही हैं. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी आपने फॉरेन पॉलिसी का मेंशन किया, which brings me to the last question of the podcast actually, कि according to the foreign policy narrative of India, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव है, जैसे हम जवाहरलाल नेहरू के टाइम से भी देखते हुए आ रहे हैं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में पीस और स्ट्रेंथ, इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सी, अगर हम पीस की बात करें तो मुझे समझ नहीं आता, मतलब पीस के भी बहुत सारे अपने अपने डिफरेंट टाइप्स हैं. अब कोई पीस को क्या बोलता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज अगर मैं करूँ पीस हर एक इंसान के लिए और हर एक देश के लिए, पीस एंड स्ट्रेंथ गोज हैंड इन हैंड. यू कांट बी एट पीस इफ़ यू आर नॉट स्ट्रेंथनिंग योर सेल्फ. अगर आपके पास एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और एडुकेशन नहीं है,
क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, हमारी जो एजुकेशन है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, नेशन पीसफुल होना चाहिए, उसका एनवायरनमेंट प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें सेलिब्रेट होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी लाइफ में कुछ इन्हांसमेंट कर सकें अपनी नॉलेज में, है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो पीस है वो जब तक आप अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान एज ए नेशन देखो, उनके पास क्या पीस है, उनकी स्ट्रेंथ कहाँ है? उनकी स्ट्रेंथ तो बाकी सुपर पावर्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अभी जो ये हमले वो करते आए हैं, दीज आर हैपनिंग ड्यू टू यू नो दैट लेयर्ड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इन देयर यंग जनरेशन। राइट। इसीलिए टेररिज्म ब्रीड कर रहा है वहाँ पे, यू नो, मल्टीप्लाई कर रहा है एवरी डे, यू नो। एंड वहाँ पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव नहीं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने की सोच रहे, इसीलिए वहाँ के जो यंग लैड हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, टेररिज्म को एक लेगेसी बना दिया उन्होंने। Absolutely. और वो एक लेगेसी उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब आगे लेकर चल रहे हैं। अब जैश मोहम्मद है, ये पुलवामा में, उड़ी अटैक में और ये पहलगाम में, दे वर इन्वॉल्व, राइट। तो अभी क्या कर रहे हैं, मतलब वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग हो रही है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनको ब्रीड किया जा रहा है, एंड फिर वो क्या कर रहे हैं, वो एक खूंखार टेररिस्ट बन रहे हैं, अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे यंग बच्चे जिनको अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो टेररिज्म में अपनी जो आइडेंटिटी है उसको खो रहे हैं। हु बॉदर्स, कौन जिया कौन मरा, राइट। तो मुझे ऐसे लगता है अगर पीस की बात कर रहे हैं तो क्या हम ब्रिटिश राज में पीस में नहीं थे? हम पीस में तो थे, खाने को रोटी मिल रही है, रहने को घर मिल रहा है, चलो ठीक है, चाहे वो कम मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, क्या हो गया, आज़ादी ही तो नहीं मिल रही, सेल्फ रूल ही तो नहीं मिल रहा, पीस तो है ना। अगर हम सिर्फ एक पीस को इतनी लिटरल टर्म में देखें, बस शांति है, तो हमें स्ट्रगल की क्या ज़रूरत है? हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में फिर किसी को स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ भाई, खाना तो मिल रहा है ना, रोटी तो मिल रही है ना, हम जिंदा तो है ना, हम इसी में ही खुश हैं। बट नहीं, वो अगर आप एक पीस को देखें, दैट इज़ नॉट हैप्पीनेस, दैट इज़ नॉट पीस। जब आप अपना एक संघर्ष करते हैं और उसके बाद आप एक आज़ादी पाते हैं और फिर अपने आप को री-एस्टैब्लिश करते हैं अपनी एक आइडेंटिटी के साथ, वो आपको एक तो पीस दिलाता है। पीस कम्स जब आपकी एक इंटरनेशनल फोरम में रिस्पेक्ट होती है, बाकी देश आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं और आपकी तरफ बहुत सम्मान से देखते हैं। आपने स्ट्रेंथन किया अपने आप को, वो पीस आपने अपने आप को हासिल किया। अब एक बात बताएं, अभी जो ये हुआ पहलगाम अटैक हुआ, इसके बाद अगर हम ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ पीस देखना है, कि कोई बात नहीं, इतनी अरबों खरबों की हमारी जनसंख्या है, उसमें से 26 लोग चले भी गए तो क्या हो गया, है ना। पिछले अटैक्स में हमारे जो कंट्रीमैन हैं उनके ऊपर अटैक हो गया तो क्या हो गया। बट नो, आपको अपनी अपने आप को सशक्त करने के लिए टाइम टू टाइम उस स्ट्रेंथ को रीजेनरेट, रेजुविनेट हर वक्त करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि that's how peace works. How can you be at peace if you are not enhancing yourself, right, and you are not getting forward? So I think peace comes when you strengthen yourself. Peace is not weakness. Strength doesn't mean कि आप बाहुबली हो गए हो. It's all about that you are channelizing your ends, ways and means in a very constructive and efficient way, which is helping your nation to grow and shine in every aspect. Beautifully put, ma'am. Like you've rightfully said that it's very important to channelize the energy that we have right now in a constructive and efficient manner, जिसकी वजह से मतलब अभी जो contradictory opinions हैं लोगों के, वो इसीलिए हैं कि कहीं ना कहीं हमें भी ये लग रहा है कि the different opinions are there because कुछ चैनलाइजिंग नहीं है एनर्जी का। कि एक आपने बोला कि काफ़ी सारे ओपिनियंस हैं, बहुत ही पोलर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस हैं, तो ये सब भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत एक जगह चैनलाइज नहीं हो रही है हमारी एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर. सो दैट्स राइटफुली सेड, एंड विद दिस आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू गिव
like your last word to people about what to do in such situations where people are very anxious. लोग डरे हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा anxious हैं, confused हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए. So one last word from your side where we can conclude this podcast and come to an end of this. So what would you like to say? Firstly, don't get confused, don't get anxious, and when you get anxious, you do breed your anxiousness in others also, क्योंकि जो घर के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस चीज़ से. सो आई थिंक स्टे न्यूट्रल, डू वॉच न्यूज़, स्टे अपडेटेड, बट स्टे न्यूट्रल. क्योंकि अगर आप काम रहेंगे, एंक्शस नहीं रहेंगे, यू विल बी हेल्पिंग योर नेशन. क्योंकि अगर आप उस एंक्शसनेस को मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ व्हाट शुड आई से, देयर विल बी नो पीस, as we are seeking peace, but are we at peace? So I think neutral रहना, and क्योंकि war situational है, it's not something कि India wants it, right? But yes, situation होगी, ऐसी कोई situation आएगी, then we'll see to it. क्योंकि war and other things are situational. अभी ये जो attack हुआ, एक ये situation पैदा हुई, उसके बाद हमने retaliate किया, right? So we don't know कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाएगा. इट्स ऑल अबाउट वी शुड बी प्रिपेयर्ड. Absolutely. Right? And ma'am, as you said, it takes efforts to be at peace. It takes strength to be at peace. So even if you want to stay neutral, it would take an effort from your side to make that peace within yourself, even in such drastic situations. So टेंशन का माहौल है, उसमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक एफर्ट करें अपने आप को पीस पे रखने का. So with this, I think we are at the end of the podcast. Thank you so much everyone for watching and hope to see you very soon. Thank you. Take care. Bye-bye. Stay safe.